सो हेलो एंड वेलकम बैक टू विन साइंस। आज हम एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। माय नेम इज़ स्वानंद एंड यू गाइज आर वाचिंग विन साइंस। तो आज के इस नए से लेक्चर के साथ मैं आ चुका हूँ आपके लिए। चैनल का नाम है विन साइंस। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। टॉपिक का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें हमने लास्ट क्लास में जो देखा था तो वो है कि हिस्ट्री जान ली थी। हमने एक अच्छी सी स्टोरी देखी थी कि किस तरीके से पीरियोडिक टेबल तैयार हुआ। उसके बाद मैं एक छोटे से वेकेशन पे गया और उसके बाद मैं आ चुका हूँ फिर से आप लोगों के लिए, आप लोगों का लेक्चर लेने के लिए, आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो आज इस टॉपिक में हम जानने वाले हैं कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक जाना था। उससे पहले हम छोटा सा एक इंट्रोडक्शन ले लेंगे। सबसे पहले कौन आया था? तो सबसे पहले आए थे हमारे कौन से भाई साहब? ट्रायड्स। उसके बाद हमने ऑक्टेव्स जाने न्यूलैंड के। उसके बाद हमने क्या जाना? मेंडलीव। और उसके बाद हमने हेनरी मोजले के साथ हमने ये नया वाला पीरियोडिक टेबल जान लिया। अब हम उसके आगे जानेंगे कि नए पीरियोडिक टेबल में जो कुछ इस तरीके का था और नीचे और एक था, साइड में एक साइड पे हाइड्रोजन था और एक साइड पे हैलोजेंस थे और उसके बाद नोबल गैसेस थे। तो उसके बारे में हम आज कुछ अच्छी इम्पॉर्टेंट और ये बहुत ज़्यादा कुछ हद तक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो ऐसा क्या है इस टॉपिक में कि जो हमें ये एक सेपरेट लेक्चर में पढ़ना पड़ रहा है, बिकॉज ये प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लेके। तो इसका मतलब क्या होता है कि इस पे सबसे ज़्यादा चांसेस है कि आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे एग्ज़ाम में, स्कूल के एग्ज़ाम में और ओलंपियाड्स में भी देखने को मिल जाएंगे। तो हम वो जानेंगे। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़ 18 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप्स एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज पीरियड्स। अब इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाला है, तो वो कन्फ्यूजन मैं आपके लिए ईजी करने वाला हूँ। वर्टिकल कुछ ऐसा होता है, तो उन लोगों को हम कहेंगे ग्रुप। ऊपर से नीचे आएगा ग्रुप। और हॉरिजॉन्टल कुछ इस तरीके का होता है, तो हॉरिजॉन्टल को हम कहेंगे पीरियड। और 7 पीरियड्स होते हैं और ग्रुप होते हैं 18। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें हैं, आपको बस ये ध्यान में रखना है। अब ये दोनों चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये ग्रुप ध्यान में रखना है। पीरियड्स आपको याद रह जाएंगे। अब ये कैसे याद रह जाएंगे? बिकॉज ग्रुप के प्रॉपर्टीज सेम होते हैं। तो जब आपको कोई कहेगा कि ऐसा ग्रुप जिसमें 4 बॉन्ड्स बन जाते हैं या फिर ऐसा ग्रुप जिसमें 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनने की ताकत है, तो वो आपको ध्यान में आ जाएगा कि वो कार्बन का ग्रुप है। ग्रुप ऐसा होता है और वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। पीरियड ऐसा होता है और उनमें प्रॉपर्टी सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो कुछ इस तरीके से आपको सिर्फ ग्रुप ध्यान में रखना है। ऑल दीज एलिमेंट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। देखो अब देखो, इसमें सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब बाहर की जो वैलेंस शेल है। अब देखो, एक एटम होता है, एटम के अंदर एक अंदर वाला शेल होता है, एक बाहर वाला शेल होता है। तो बाहर वाले शेल में जो है आपको सेम नंबर ऑफ एटम्स ग्रुप में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको पीरियड में ऐसा नहीं है। पीरियड में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा। Similarly, you will find that the element present in any one group have same number of valence electrons. तो देखो, similarly you will find that elements present in one group, देखो one group में होते हैं same number of electrons. For example, element fluorine, chlorine belong to group 17. तो देखो, वो जो ग्रुप है ग्रुप 17, तो वो मैं आपको बता देना चाहूँगा कैसा है। तो कुछ इस तरीके का वो 17th ग्रुप है। तो वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और आयोडीन। तो कुछ इस तरीके का वो ग्रुप है। तो उसमें ना सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में आपको देखने को मिल जाने वाले हैं। अब आगे, यू कैन से दैट द ग्रुप of the periodic table signifies the identical outer shell of electronic configuration. On the other hand, the number of shells increase as we go down the group. तो जैसे आप ऊपर से नीचे जाओगे तो आपको 1, 2,
3, ऐसे एक एक शेल बढ़ता हुआ देखने मिल जाएगा। देयर इज एन एनोमली। अब एनोमली मतलब क्या? एक्सेप्शन when it comes to position of hydrogen, because it can be placed either in the group 1 and group 17 in the first period। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप जो है तो मैं लिंक टूट गई, रिकॉर्डिंग कुछ समय के लिए रोकनी पड़ी बिकॉज कोई आ गया था। तो ये एनोमली हम जान लेंगे, इम्पोर्टेंट एनोमली है ये। जहाँ हमें सवाल आ जाता है कि भाई ये हाइड्रोजन को रखे तो रख के कहाँ पे? अगर हमने इसको रख दिया फर्स्ट ग्रुप में तो ये 17 ग्रुप की भी प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, और अगर आपने रख दिया 17 में तो ये फर्स्ट की भी प्रॉपर्टीज शो करता हुआ आप लोगों को दिख जाएगा। तो साइंटिस्ट उस समय भी कंफ्यूज थे कि हाइड्रोजन को रखे कहाँ पे, और ये आज तक कंफ्यूज है कि हाइड्रोजन की पोजीशन कहाँ पे रखेंगे। ब्राइटनेस थोड़ी कम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए। You will find that these elements of the second period do not have the same number of valence electrons, but they contain same number of shells। तो देखो पहला पीरियड दूसरा पीरियड, देखो पहला पीरियड ऑफ एलिमेंट्स दूसरा पीरियड ऑफ एलिमेंट्स। You will find that these elements of second period do not have the same number of valence electrons। तो same number of valence electrons नहीं है, पहले में कम होंगे, दूसरे में एक एक करके ज़्यादा होंगे फिर कम होंगे। तो ऐसा कुछ आपको थीम देखने को मिल जाएगा पीरियडिक टेबल में, जब आप उसको ठीक से देखोगे जो हम देखने वाले हैं। यू ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज बाय 1 यूनिट। तो देखो आपको मैं एक एग्जांपल देके बताना चाहूँगा। हाँ, बोरॉन कार्बन, तो कुछ आपको इस तरीके से एक सीरीज देखने को मिल जाएगी। कहाँ पे? पीरियडिक टेबल में। तो तब जब आप ऐसे ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको देखने में ये आ जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है जैसे जैसे आप लेफ्ट से जाके राइट तक जाते हो। तो एक आपको इलेक्ट्रॉन बढ़ता हुआ नजर आएगा। As the atomic number increases by 1 unit on moving from left to right। तो एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अभी से याद कर लो बिकॉज ये आगे जाके भी आपको Z ही याद रखना है। तो एटॉमिक नंबर जो है तो वो भी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बढ़ जाने वाला है। और we can say that atoms of different elements with same number of occupied shells are placed in the same period। हाँ, हम ऐसे भी कह सकते हैं। अब ये कैसे आ गया तो मैं वो बताना चाहूँगा। हम जितने नंबर ऑफ शेल्स हैं ना उतने इलेक्ट्रॉन्स उतने एलिमेंट्स एक ग्रुप में एक पीरियड में बिठा सकते हैं। तो वो कैसे मैं बता देना चाहूँगा। यही एग्जांपल ले लेते हैं। बोरॉन, कार्बन, चलो कार्बन का एटम कुछ इस तरीके से होता है। रुक जाओ। तो 1 2 3 4 और अंदर 2। तो देखो यहाँ पे 2 शेल्स है। उसी तरीके से बोरॉन जो है ना उसके अंदर भी 2 शेल्स है। नाइट्रोजन है उसके अंदर भी 2 शेल्स है। भले ही शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग नंबर में हो लेकिन शेल्स तो 2 ही है। यहाँ पे भी 2 शेल्स है, यहाँ पे भी 2 शेल्स है, यहाँ पे भी 2 शेल्स है। उसी तरीके से अगर आप आयरन वाला जो पीरियड है पीरियडिक टेबल में वो देखोगे, 1 मिनट में मैं आपको दिखा दूंगा। हाँ, अब ये देख लेते हैं। हम पहले सोडियम वाला देख लेंगे, उसके बाद हम आयरन वाला देख लेंगे। तो सोडियम जो है उसके अंदर आपको 3 शेल्स देखने को मिल जाएंगे। मैग्नीशियम में भी 3 शेल्स, एल्यूमिनियम में भी 3 शेल्स, सिलिकॉन में भी 3 शेल्स देखने आपको दिख जाएंगे।
तो कुछ इस तरीके से ऊपर से जब आप नीचे तक जाओगे पीरियोडिक टेबल में, तो आपको शेल का नंबर जो है वो बढ़ता हुआ दिख जाएगा। एक एक से शेल का नंबर बढ़ जाता है जब आप ऊपर से नीचे आते हो, और एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे। तो बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप ये ध्यान में रखो जब आप, चलो ये हमारे अभी के लिए ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, ऐसा मान के चलेंगे। इसमें लाइट भी आती है बहुत अच्छी, यस। तो ये हमारा आज के लिए पीरियोडिक टेबल है। तो जब आप यहाँ से ऐसे 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 नीचे आओगे ना, तो शेल बढ़ेगा, तो शेल बढ़ेगा। और अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जाओगे, लेफ़्ट टू राइट जब आप जाओगे ना, तो आपका एक से इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाते टाइम बढ़ने वाला है। इजी है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं फिर से बता देना चाहूँगा, हाइड्रोजन की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में डिटरमाइंड नहीं है। हाइड्रोजन की पोजीशन जो है वो अभी भी एक एनोमली बन के रह जाती है। दूसरी बात, ये आपका समझ लो पीरियोडिक टेबल है, तो ये हो गए पीरियड्स, और ये हो गई ग्रुप्स, और ये हो गए पीरियड्स। ऐसे ऐसे जा रहे हैं, वो हो गए आपके पीरियड्स, और ऐसे हो गए आपके ग्रुप्स। अगर आप ग्रुप में नीचे आओगे तो एक एक शेल बढ़ेगा, और अगर आप पीरियड में लेफ़्ट से राइट जाओगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। ये लिख लो, अगर आप हिंदी में लिख लो, चलो। अगर आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो शेल बढ़ेगा, और अगर आप पीरियड में लेफ़्ट से राइट जाओगे तो क्या बढ़ेगा? आप बताओ क्या बढ़ेगा? यस, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। तो सोडियम हमने अभी एग्जांपल ले लिया, अभी जस्ट अभी। उसी तरीके से आयरन का भी क्या होगा? आयरन के बाहर 4 आ जाएंगे, 4 शेल्स आ जाएंगे, और तो उसी तरीके से नीचे, इसलिए वो सोडियम के नीचे आएगा। अब आगे जान लेते हैं। बिलोंग्स टू द थर्ड ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सिंस द इलेक्ट्रॉन इन द एटम ऑफ दीज एलिमेंट्स आर फिल्ड इन KLM shells, write the electronic configuration of these elements to confirm the above statement। तो देखो, मैंने आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है, अगर ये आपको नहीं आता, शायद वो 9th में हो चुका है, तो मैं आपको फिर से स्ट्रक्चर ऑफ एटम से लेके चलना चाहूँगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये होता है न्यूक्लियस, ये होता है K शेल, ये होता है L शेल, और उसके ऊपर आ जाता है M शेल। देखो KLM शेल, और हर शेल में एक फॉर्मूला के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं। ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, और ये तीसरा शेल है। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो है 2n²। उस फॉर्मूला के बेसिस पे बच्चों आपको इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, और आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ढूंढ के लाना है। चलो ये भी बताना पड़ रहा है, तो हम L के लिए जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो n है वो नंबर, शेल का नंबर जो है वो डिटरमाइन करता है। तो तब हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो पता चलेगा। 2 × 1 का स्क्वायर, मतलब इस शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इस शेल में कितने आएंगे वो हम देख लेते हैं। 2n²। अब 2 × 2 का स्क्वायर कितना आता है बच्चों? चलो बताओ मुझे। 2 × 4, बिकॉज 2 का स्क्वायर कितना आता है? 4। 2 × 2 4। इतना बेसिक से कैसे पढ़ाएगी तो चलेगा। तो इसका आ जाता है 8। तो दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स फिट आते हैं। अब हम तीसरे का जानेंगे बच्चों। 2n²। 2 तीसरा शेल मतलब M शेल का स्क्वायर, मतलब कितना? 3² 9 × 2, तो वो आ जाता है 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। नन्हे मुन्ने बालकों, इस तरीके से आप शेल में इलेक्ट्रॉन्स भरते हो और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हो।
तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, आप 10th में हो। ईच पीरियड मार्क्स द न्यू इलेक्ट्रॉनिक शेल गेटिंग फिल्ड। तो हर पीरियड जो है वो मार्क करता है एक नया वाला शेल जो फिल हो रहा है। यहाँ पे एक शेल, यहाँ पे एक शेल, यहाँ पे 2 शेल, यहाँ पे 3 शेल, यहाँ पे 4 शेल, यहाँ पे 5 शेल, यहाँ पे 6 शेल, ऐसा ही और एक शेल होता है वो 7th शेल। यहाँ तक आके हमारा पीरियोडिक टेबल रुक जाता है। We can explain the number of elements in these periods based on how electrons are filled into various shells. तो हम एलिमेंट का जो नंबर है तो वो हम देख सकते हैं इस बेसिस पे कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिट किए गए हैं शेल में। अगर किसी इलेक्ट्रॉन के शेल में अंदर 2, उसके ऊपर 8 की जगह सिर्फ 7 किए गए हो, तो देखो KL अगर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे सिर्फ 7 है, तो आप शायद कह सकते हो कि इसका एटॉमिक नंबर तो आ जाएगा कितना 9। तो शायद आप कह सकते हो कि हाँ ये हैलोजन के ग्रुप वाला है। तो कुछ इस तरीके से हम नंबर भी डिटरमाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स शेल में है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो एटॉमिक नंबर ही है, उसके अलग कुछ नहीं है। Recall that the maximum number of electrons that can be accommodated in a shell depends on the formula 2n square। तो जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फिट होंगे एक शेल में वो बताता है ये फॉर्मूला 2n स्क्वायर, जो मैंने अभी बताया। बिकॉज आप लोगों को शायद ये चीज़ आप भूल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भूलने मतलब आप भूल ही जाओगे एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें जो है ना वो बार बार प्रैक्टिस करके आपके दिमाग में फिट कर लेनी है। Where n is the number of given shell from the nucleus। न्यूक्लियस के बाजू वाला K शेल, उसके बाजू वाला L शेल, उसके बाजू वाला M शेल। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें काम करती हुई आप लोगों को दिख जाने वाली है। Recall that the maximum number of electrons that can be accommodated in a shell depends on the formula 2n square when air। हाँ वही वो थोड़ा सा ऊपर हो गया है। तो देखो K शेल L शेल के लिए इन्होंने कैलकुलेशन कर दी है। hence the first period has 2 elements, second period has 8 elements, और third, fourth, fifth, sixth, seventh period have 8, 18, 18, 32 and 32 elements respectively। तो ये इन्होंने आगे की भी कैलकुलेशन आपको करके दी हुई है। तो ये आप लोग NCERT से भी पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जो इम्पोर्टेंट है वो कवर कर लिया है। The position of element in the periodic table tells us about its chemical reactivity। हाँ ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको मैं पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर दूंगा। कुछ इस तरीके का भाई होता है हमारा पीरियोडिक टेबल। भाई ओ भाई मारो मुझे। तो ये जो होता है ये पोजीशन के बेसिस पे आप कह सकते हो कि ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है। तो अब हम वो जानेंगे कि वो हम कैसे कह सकते हो। देखो हाइड्रोजन की प्लेस यहाँ पे आ जाती है। हाइड्रोजन के नीचे जो आते हैं ना वो आ जाते हैं लिथियम, ना, के, RbCS। तो ये यहाँ पे आ जाते हैं। अब इनका यहाँ पे आना मतलब क्या कि इनमें जो है बाहर के शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। उसी तरीके से यहाँ आने वाले में 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर के शेल में, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो जहाँ पे पोजीशन है उसके बेसिस पे रिएक्टिविटी हम कह सकते हैं। जो यहाँ पे एलिमेंट्स आते हैं ना, हीलियम, नियॉन, जेनॉन, रेडॉन, तो वो सबसे कम रिएक्टिव होते हैं बिकॉज उनके शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो ऑलरेडी स्टेबल हो चुके होते हैं लाइफ में, उनको कोई टेंशन नहीं है, उनको कोई रिएक्शन नहीं करना, उनको कोई एक्शन नहीं करना। ये नोबल। अब हम अगर आपको एक पीरियोडिक टेबल दिखाया जाए तो आपको कैसे समझ में आएगा। तो आपको ना उनकी रिएक्टिविटी की प्रॉपर्टीज़ जाननी है सबसे पहले, उसके बाद आप बता पाओगे किसकी कितनी रिएक्टिविटी है। यहाँ वालों की रिएक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं होती। उसके अपोजिट में ये लोग जो होते हैं ना, इनके अंदर होंगे, यहाँ पे अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पे कितने आएंगे, इनके शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये भयंकर रिएक्टिव होते हैं। इनको बस 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो किसी से भी ले लेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए रिएक्शन करेंगे।
ऐसी इनकी टेंडेंसी होती है, तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। उनके बाजू वाले उनमें आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स बाहर के शेल में, तो इनको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है ताकि वो स्टेबल हो सके। तो ऐसे इनकी भी रिएक्टिविटी होती है, लेकिन जो 7 वालों से इनसे कम होती है, और जहाँ पे 5 है उनकी और कम होती है, जिनकी 4 है उनकी और कम होती है। और ये कम रिएक्टिविटी लेकिन ज़्यादा स्टेबिलिटी के कारण 4 वाला हमारा कार्बन जो है, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, तो वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम पोजीशन के बेसिस पे इनकी रिएक्टिविटी भी बता सकते हैं। चलो, मैंने आपको एक लाइन इतना ज़्यादा स्ट्रेच करके आराम से बताया है। मुझे नहीं लगता आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ते टाइम भी या फिर कुछ भी पढ़ते टाइम आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है, बिकॉज हर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो इस चैनल पे आपके लिए कवर की जा रही है। आई जस्ट होप कि आप लोग सब्सक्राइब कर दें। एज यू हैव लर्न द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन द काइंड एंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट। एज यू नो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स है, वो डिटरमाइन करते हैं कि बॉन्ड कोवैलेंट है या फिर आयनिक है। अगर 1 होगा तो वो आयनिक हो जाएगा, लेकिन अगर 4 हो गए तो वो कोवैलेंट बॉन्ड भी शो कर लेगा। कैन यू नाउ से दैट मेंडलीव्स चॉइस ऑफ फॉर्मूले of the compounds as basis of deciding the position of elements in the table was a good one। तो आपको याद होगा मेंडलीव भाई साहब ने कई सारे रिएक्शंस की और उनके बेसिस पे इन्होंने पीरियोडिक टेबल अपना बना लिया। तो उस पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन से रिएक्शन की गई थी और ऑक्सीजन से रिएक्शन की गई थी। आप लोगों को अगर याद नहीं है तो मैं आप लास्ट वाला लेक्चर देख लीजिए, उसमें जो ग्रीन कलर का जो टेबल है उसमें ये चीज़ें हैं। और मुझे तो लगता है पर्सनली कि मेंडलीव भाई साहब ने ये बहुत अच्छा काम किया था कि इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक माना पीरियोडिक टेबल बनाते टाइम क्लासिफिकेशन में। वैलेंसी, एज यू नो, तो देखो यहाँ तक आप आ चुके हो। इसके बाद ना हम कुछ प्रॉपर्टीज़ जानने वाले हैं पीरियोडिक टेबल की। अब ये प्रॉपर्टीज़ किस टाइप की है तो वो मैं आपको बताऊंगा कि किस बेसिस पे आपको ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस चीज़ पे बेस्ड है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। तो वैलेंसी में देख लेंगे, जो हमने चीज़ें पहले डिस्कस की गई है वही यहाँ पे बताई गई है। जो नई चीज़ें हैं वो मैं आपको आराम से एक्सप्लेन करके बताऊँगा, जिस तरीके से मैंने ये आपको एक्सप्लेन करके बताया है। Valency, as you know, the valency of the element is determined by the number of valence electrons present in the outermost shell of atom। तो जो एटम होता है उसके जो आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है ना, उतनी उसकी वैलेंसी होती है। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। वैलेंसी मतलब जितने वो बॉन्ड्स फॉर्म करेगा। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? नाइट्रोजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी उसकी वैलेंसी होगी। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें हैं। एटॉमिक साइज, द टर्म एटॉमिक साइज रेफर्स टू द रेडियस ऑफ एटम। तो क्या ये एटम इतना सा है, क्या ये एटम इतना सा है, या फिर क्या ये एटम इतना है, या फिर क्या ये एटम इतना है। तो ये बेस किस पे होगा? अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अंदर कितने, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसके बेसिस पे ही आपको समझ में आ जाएगा क्या ये एटम इतना है या इतना है या इतना है या इतना सा है। The atomic size may be visualized as the distance between the center of nucleus and the outermost shell of isolated atom। तो देखो, isolated atom मतलब जिसका कोई सगा भाई नहीं है, जिसका कोई भी और जुड़वा नहीं है। जब वो आपको ऐसे हवा में दिख जाएगा, तो अगर आपने उसे ऐसे पिक किया, ऐसे माइक्रोस्कोप में देखा, तो आपको कुछ ऐसा दिख जाएगा। तो यहाँ से यहाँ वाला डिस्टेंस जो है, यहाँ से यहाँ वाला मतलब सेंटर से बाहर के शेल में जितना डिस्टेंस आ जाएगा ना, तो कुछ ऐसे ऐसे घूमेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो जितना इसमें डिस्टेंस आ जाएगा ना, वो होता है उसका एटॉमिक साइज। और ये हर एटम के साथ वेरी करता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत इंटरेस्टिंग चीज़। इतनी छोटी है शायद आपको आंखों से दिखे भी ना, लेकिन यहाँ तक हमारा साइंस पहुँच चुका है, यही बहुत अच्छी बात है। और भी कई सारी आगे आगे आपको चीज़ें देखने एक्सपीरियंस करने में मिल जाने वाली है, तो बी रेडी। द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 37 पिकोमीटर। अब ये पिको क्या है? पिकोमीटर मतलब क्या? 1 पिकोमीटर इज 10 to the power -12 मीटर। तो इसका मतलब क्या? 0.00000 ऐसे 12 जीरोज, ऐसे 12 जीरोज जब आप लगाओगे ना,
तो सा छोटा सा, उसके बाद एक, तो इतना छोटा सा होता है एक हाइड्रोजन एटम, जो आपकी आंखों से कहा जितना एक अच्छा माइक्रोस्कोप ला के आओ जो अभी के टेक्नोलॉजी के हिसाब से तैयार है, वो भी हाइड्रोजन के एटम को नहीं देख पाएगा। हमने सिर्फ एक सरफेस देखा है अब तक, और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस के साथ ही आई हैं। तो कुछ इस तरीके से ही केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी है, और आगे जाके आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, और आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो केमिस्ट्री को। You will see that the atomic radius decreases in moving left to right. Left to right जब आप जाओगे पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट जब आप जाओगे पीरियोडिक टेबल में, तब आपको दिख जाएगा कि एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अब और एक चीज़ आ जाती है, अगर आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आ जाओ तो एक एक शेल बढ़ जाता है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा? तो हाँ, ये यहाँ से यहाँ पे आते वक्त साइज इंक्रीज हो जाता है। दिस इज़ ड्यू टू, अब हम यहाँ पे शायद यह इतना होगा तो यहाँ पे इतना हो जाता है। तो ये क्यों होता है ये हम जान लेंगे। दिस इज़ बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या? देखो, यहाँ से यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। मतलब अगर इतना एटम होगा और इसमें अगर 3 होंगे इलेक्ट्रॉन्स, 3 होंगे न्यूट्रॉन्स और 3 होंगे प्रोटॉन्स, तो अगर आप यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे होंगे 6 होंगे इलेक्ट्रॉन्स, 6 होंगे न्यूट्रॉन्स, 6 होंगे प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे जो है न्यूक्लियस में सिर्फ न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स नहीं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। तो सेंटर में बहुत ज़्यादा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव, और ये बाहर के निगेटिव चार्ज को ऐसे खींच लेता है अंदर, और इसी वजह से साइज छोटा सा हो जाता है। यहाँ पे देखो, बहुत छोटी चीज़ें हैं लेकिन आपको ये जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा सेंटर में चार्ज होगा किसी एटम के ना, उतना वो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को जोर से पुल कर लेगा, और ये जोर से पुल करना जो है वही किसी भी एटम का साइज लेफ्ट टू राइट छोटा करते जाता है। तो बस यही आप लोगों को जानना था। अब नेक्स्ट, यू विल सी दैट द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जो मैंने कहा, ऊपर से नीचे आओगे तो साइज इंक्रीज होगा, और दिस इज़ बिकॉज न्यू शेल्स आर बीइंग एडेड। तो देखो, यहाँ पे शायद 1 शेल, यहाँ पे 2 शेल्स, यहाँ पे 3 शेल्स, यहाँ पे 4 शेल्स, ऐसे 5, 6, 7 शेल्स तक आप आ जाओगे जब आप एक नए पीरियोडिक टेबल में जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लोगे। दिस इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस सो दैट द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। देखो, यहाँ पे पूरा का पूरा शेल ही बढ़ रहा है, तो कितना भी एटम श्रिंक हो इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज कई सारे नए इलेक्ट्रॉन्स और नए प्रोटॉन्स और नए न्यूट्रॉन्स ऐड होने वाले हैं। तो इन स्पाइट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, भले ही न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन वो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को इतना ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता, बिकॉज पूरा का पूरा शेल ही यहाँ पे आपको बढ़ते हुए दिख जाएगा। इसी वजह से ऊपर से नीचे आते वक्त एटम की साइज़ ऐसी बड़ी होती जाती है। अब हम मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ जानेंगे। अब ये मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ कौन सी है, उससे पहले हम एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देख लेंगे। अब आपने अगर कोई प्लेट ले ली, प्लेट जो प्लास्टिक की है और एक दूसरी स्टील की है, तो स्टील की प्लेट को जब आप ऐसे मारोगे ना, तो स्टील की प्लेट टिंग करेगी, और जो प्लास्टिक की है वो सिर्फ ढक ऐसे करके शायद टूट जाएगी। तो ये दोनों हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ हद तक, लेकिन जब आप उसको केमिकल प्रॉपर्टीज़ के टर्म्स में जब आप जानने की कोशिश करोगे तो कंडक्टिविटी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, और भी कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाने वाली है। तो वो हम अभी हो गए हैं 30 मिनट्स, तो शायद मुझे ये लेक्चर यहाँ पे रोकना पड़ेगा, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा आपका आज बहुत सारी चीज़ें कवर हो चुकी है। तो ये हम लेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के लिए बने रहिए, एंड नेक्स्ट क्लास में कई सारी अच्छी चीज़ें हैं, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दीज थिंग्स। ये हम ऐसे
बहुत आराम से, बहुत शॉर्ट करके एक एक सेंटेंस को प्यार से ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ने वाले हैं, बिकॉज यही चीज़ है, यही तो है आपका बेसिक। तो यू आर वॉचिंग विन साइंस एंड यू वर वॉचिंग विन साइंस। अगर आपको इस लेक्चर से वैल्यू मिली है, जो कि मिली है, मैंने इतना सारा पढ़ाया है, तो हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द लाइक बटन, और एक बात, कमेंट करना मत भूल जाना और आपके दोस्तों के साथ ये शेयर करना, बिकॉज अगर आप अकेले पढ़ रहे हो तो उसमें कुछ मज़ा नहीं है। आपके फ्रेंड्स भी आपके साथ होंगे तो आप शायद ग्रुप में और सारी चीज़ें डिस्कस कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन साइंस। बाय बाय।